हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आई एम योर अनुष्का मैम और आज हम एक्सेलरेट बैच की स्टार्टिंग करने वाले हैं। यस, तो यार सभी रेडी हैं अपनी 12th को एकदम टॉप मोस्ट लेवल पर लेके जाने के लिए? यस, तो हम भी रेडी हैं। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। यस, फर्स्ट चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग, यानी कि हमें पता तो होना चाहिए कि किसी चैप्टर का बेस कितना इंपॉर्टेंट है। यस, तो जब भी अपनी एनसीईआरटी खोलोगे ना, फर्स्ट चैप्टर में जो स्टार्टिंग के पेजेस होंगे दैट विल बी योर सॉलिड स्टेट। यस, तो उस सॉलिड स्टेट में हमें क्या पढ़ना है, चलो इसकी बात करते हैं यार। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं मैम, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट। और किसके साथ पढ़ने वाले हैं? अनुष्का मैम के साथ। यस, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती है जो आप सभी को आंसर पता भी होगा। यस, तो यानी कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूं ताकि आप लोग आंसर कर पाए। माय क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज मैटर। इजी क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को आता भी होगा, हमने पहले भी पढ़ा है दैट व्हाट इज मैटर। माय डियर स्टूडेंट्स, क्या है मैटर? तो अगर एक बेसिक डेफिनेशन जो हम पढ़ते आते हैं उसको देखें तो हम बोलेंगे कि मैटर मैम उसको कहते हैं जो कोई तो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो। तो यानी कि यहां से आंसर मिल गया है हमें दैट एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and has mass is known as matter। ठीक है? यस मैम, ये तो समझ आ गया, क्लियर है। ये तो हम स्मॉल क्लासेस, छोटी क्लासेस में भी मैम हम पढ़कर आते हैं, इसमें क्या बड़ी चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हमें पता है। यानी कि अगर मैम इस पेन की बात कर रही है तो ये पेन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ये मैटर है। यस, अगर आप पानी बॉटल में, जैसे आप सभी के पास वाटर बॉटल होगी, तो वाटर बॉटल में जो पानी है क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? बिल्कुल। क्या उसका कुछ मास है? बिल्कुल। तो वो भी क्या है? मैटर है, राइट। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर मैं वाटर को और इस पेन को देखूं तो इन दोनों में डिफरेंस है। एक तो सॉलिड है मैम, एक लिक्विड है, तो आप दोनों को कैसे मैटर बोल सकते हो? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैटर जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में, स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए वो यही आना चाहिए कि मैटर की क्या क्या स्टेट्स होती हैं, राइट? यस, वैसे तो हम मैटर के स्टेट्स की बात करें तो 5 टाइप होती हैं, 5 स्टेट्स होती हैं मैटर की, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही स्टेट्स हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट दोज ओनली, राइट? यस, तो यानी कि अब अगर आप यहां से मैटर की बात करोगे तो मैटर कितने की टाइप का होता है? एक हो सकता है आपका सॉलिड, यस मैम, दूसरा हो सकता है आपका लिक्विड और तीसरा टाइप होगा आपका गैस। तो हम यही 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं। क्लियर है? चलो इतना क्लियर है। अब अगर आप अपनी 11th को याद करोगे तो आप गैसियस स्टेट के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुके हो, राइट? यस, तो 12th में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। दिस विल बी योर फर्स्ट चैप्टर एंड दिस विल बी योर सेकेंड चैप्टर। सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत मजे आने वाले हैं, तो डोंट वरी। ठीक है, चलो मैम इतना तो क्लियर हुआ। अब मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछती है। मैम पूछती हैं कि जैसे ही मैंने आपके सामने बोला H2O, ठीक है, सिर्फ H2O बोला है, क्या बोला मैम ने? मैम ने कहा H2O। तो माय डियर स्टूडेंट्स, H2O सुनते ही क्या दिमाग में आया? लिक्विड, वाटर, पानी, ऐसा? यस, हर किसी के दिमाग में यही आता है, राइट? तो यानी कि H2O से मेरे दिमाग में जो पिक्चर बनी वो एक वाटर की बनी, एक बॉटल के अंदर वाटर बना, किसी में बाउल में वाटर बना, बस वाटर बना, राइट? तो क्या H2O का मतलब है लिक्विड स्टेट? अगर आपको ऐसा लगता है तो यू आर रॉन्ग माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप H2O की बात करेंगे तो H2O एक मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी की डिस्कशन करते हैं। चलो
Here it is, right? तो मैटर जो है सेम सब्सटेंस अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी, राइट? तो यानी कि H2O इज अ मॉलिक्यूल। इसी तरह से हर एक फॉर्म, हर एक मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है? यानी कि सॉलिड आइस में हो सकता है, लिक्विड वाटर जो हमारे दिमाग में पिक्चर आती है, इवन वेपर फॉर्म में भी तो हो सकता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आएगा दैट इज कि मैम क्या चीज है, क्या रीजंस हैं जो किसी को सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करवा देते हैं, किसी को लिक्विड में और किसी को गैसियस स्टेट में, वो कैसे पता चलेगा? तो उसकी डिस्कशन आप करेंगे ना। यस, तो जब भी आप किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट जो होती है वो दो मेन चीजों का क्या होता है, फंक्शन होता है। यानी कि कभी भी कोई भी चीज की बात करो आप, उसमें एक होती है आपकी थर्मल एनर्जी और एक होती है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो चीजें डिटरमाइन करती हैं कि एक मैटर जो है वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। इसकी डिस्कशन कर ले, चलिए करते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम यहां पर देखें तो स्टेट इज अ फंक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट? चलो मैम इसको थर्मल एनर्जी को TE से डिनोट करेंगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को FOA से डिनोट करेंगे। अब इसको समझना है आपको, राइट? यस, तो अगर मैं आपके सामने सॉलिड स्टेट की बात करती हूं, ठीक है, तो यहां पर मैम लिख देती है सॉलिड, यहां हम लिख देते हैं लिक्विड और यहां पर हम लिख देते हैं गैस, ठीक है? परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहां पर क्या समझना है माय डियर स्टूडेंट्स, सोचो, अगर मैं आपके सामने बात करती हूं सॉलिड की, ठीक है, अब जब भी आप थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी में एक वर्ड आ रहा है थर्मल, यानी कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ ना। बिल्कुल, जैसे ही आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा मैटर की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब थर्मल एनर्जी बढ़ जाती है तो मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं दूर दूर, है ना? सिमिलरली जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ानी है, दो मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ानी है तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। यस, जितना प्रेशर अप्लाई करूंगी पास पास आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी। यानी कि अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करोगे तो ये प्रेशर पे डिपेंड करती है किसी ना किसी तरह से, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? अब अगर इतना समझ आया तो मुझे जल्दी से सोचकर बताओ यार कि सॉलिड अगर है तो सॉलिड थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में से सॉलिड के अंदर कौन सी फॉर्म जो है वो ज्यादा प्रीडोमिनेट करती है? तो अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, तो मैम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डोमिनेट करती है ओवर थर्मल एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि एक ही है और दूसरा है ही नहीं, थर्मल एनर्जी 0 है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम, नहीं, दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन कोई एक डोमिनेट करती है, राइट? तो सॉलिड स्टेट में मैम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है देन थर्मल एनर्जी, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट करती है, मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं। चलो ठीक है, लिक्विड स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स इतने पास तो नहीं है सॉलिड के जितने, राइट? यानी कि यहां पर थर्मल एनर्जी थोड़ा सा डोमिनेट करती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करती है, तो यानी कि यहां पर हम कहेंगे कि थर्मल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? गैस की बात करते हैं। गैस क्या है? किसी में भी डाल दो यार, अगर गैस को एक कंटेनर में डाल दिया तो कंटेनर में आ जाएगी, कहीं और पूरे रूम में डाल दिया तो पूरे रूम में आ जाएगी। यानी कि वहां पर तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं, और बहुत दूर हैं यानी कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है देन योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और बहुत ज्यादा है, तभी तो मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हैं। यस, तो यानी कि यहां पर मैम बोलेंगे कि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? इतना समझ आया, राइट? तो इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है, मैम ने थोड़ा सा अच्छा सा लिख के दिखाया है, तो समझ लेते हैं। थर्मल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। थर्मल एनर्जी बढ़ी तो मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? मैम मॉलिक्यूल्स जाएंगे दूर दूर, है ना? परफेक्ट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे। मैम ने इन मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर लगाया तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स आएंगे पास पास, राइट? यस, तो इतनी सी तो बात है। क्लियर है मैम? यहां तक भी समझ आ गया। अब एक बेसिक सा टेबल देखने वाले हैं जो आपको, वो भी आपको आता ही होगा। हियर इज योर टेबल, ठीक है? फर्स्ट टेबल अगर हम देखें तो मास तो सभी का होता है, मैटर है ना। मैम आप ही ने तो कहा था कि अगर मैटर है तो मास तो होना ही चाहिए उसका, तो सबका मास है, दैट इज एवरी स्टेट हैज
मास। परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेप की, तो मैम सॉलिड की शेप फिक्स होती है, क्या लिक्विड की शेप फिक्स होती है? नहीं। अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो एक बॉटल में डालोगे तो बॉटल की शेप ले लेगा, बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप ले लेगा, यानी कि कंटेनर की शेप ले रहा है। तो मैम लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती, वो कंटेनर की शेप ले लेता है। गैस की बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। गैस किसी में भी डाल दो, ये जो पूरे रूम में गैस है, इसको अगर आप एक छोटे से बॉटल में भी डालोगे ना तो उसमें भी चली जाएगी और उसी की शेप ले लेगी, यानी कि गैस की भी शेप फिक्स नहीं होती, वो भी कंटेनर की शेप ले लेती है। राइट, परफेक्ट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास में सॉलिड में बोला गया है वॉल्यूम। क्या सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स है? क्या इसकी वॉल्यूम फिक्स है पेन की? बिल्कुल फिक्स है। क्या आपके सामने कोई कार्डबोर्ड पड़ा है तो उसकी वॉल्यूम फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। तो यानी कि वॉल्यूम बिल्कुल फिक्स होती है। नेक्स्ट अगर लिक्विड की बात करें तो क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है? बिल्कुल मैम। अगर आपने 50 ml वाटर लिया है तो चाहे बॉटल में लो चाहे ग्लास में लो, 50 ml तो 50 ml ही रहेगा ना। यस, तो यानी कि लिक्विड की वॉल्यूम भी फिक्स होती है। गैस, क्या गैस की वॉल्यूम फिक्स होती है? चलो इसको समझते हैं। सोचो घूमने गए, ठीक है, या कोई पार्टी है। अगर पार्टी है तो बहुत रेडी होंगे, यस, अच्छे से परफ्यूम वर्फ्यूम लगाएंगे। अब जाकर बताओगे थोड़ी कि मैंने परफ्यूम लगाया है, राइट? यस, जैसे ही रूम खोलोगे एकदम खुशबू खुशबू आएगी। ऐसा बहुत बार होता है ना, जब कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा कर आता है तो बहुत खुशबू आती है, राइट? क्यों हुआ वो? क्या था वो? एक्चुअल में वो गैस थी जो जैसे ही रूम खोला उस गैस ने क्या किया, पूरे रूम की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया। अब उस रूम में आप भी थे तो आपको खुशबू भी आ गई, यानी कि यहां से मुझे पता चला कि गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, उसको जिस भी जगह पे डालोगे वो उसी की वॉल्यूम को ले लेता है, यानी कि गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती है। इट कैन एक्सपैंड, यस, तो यानी कि वो कांस्टेंट नहीं होती। मैम ये तो हमें पता था, ये तो आपको पता था, बट अब जो मैम बताने वाली है वो नहीं पता था। चलो उसकी बात करते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि क्यों किसी की वॉल्यूम फिक्स होती है, किसी की शेप फिक्स होती है, इसका रीजन क्या है, तो अब हम वो रीजन समझने वाले हैं। ठीक है, पहले ये 2 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये 2 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि शेप तब फिक्स होती है माय डियर स्टूडेंट्स जब मीन पोजीशन फिक्स्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दैट वॉल्यूम कब फिक्स होती है, अगर एवरेज डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में फिक्स होता है। ये तो 2 लाइंस थी, एनसीईआरटी में भी लिखी हुई हैं, याद कर ली, समझना भी तो जरूरी है, यस, ताकि हमेशा याद रहे। अब अगर हम यहां पर शेप फिक्स की बात करें, ठीक है, कब आपकी शेप फिक्स होगी, अब मैम आपको इन 2 लाइंस का मतलब समझाने वाली हैं, राइट? यस, देखो यार, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स लेकर समझा रही हूं, समझ लो, उसके बाद में तो तुम अप्लाई करना जानते हो, इतने स्मार्ट तो हम सब हैं, राइट? यस, तो देखो, अगर आपके पास में यहां पर एक मॉलिक्यूल है और यहां पर एक और मॉलिक्यूल है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगर मैम यहां पर क्या बोलती हैं, ये देखो, ये इसकी मीन पोजीशन है, ठीक है। अगर पार्टिकल्स जो हैं, ये जो बीच में जो मैंने ग्रीन डॉट्स लगाई है ना, ये इनकी मीन पोजीशंस हैं। जब पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन को छोड़ नहीं सकते, यानी कि ये अपनी मीन पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, इसके अराउंड वाइब्रेट कर लेंगे, लेकिन इसको छोड़कर कहीं और नहीं जा सकते, ठीक है, और इनके बीच में कोई ए डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली जब मीन पोजीशन फिक्स है तो ये डिस्टेंस भी फिक्स ही होगा। यस मैम, तो जब ये दोनों कंडीशंस, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस और मीन पोजीशन के ऊपर ही रहना, जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो शेप फिक्स हो जाती है। तो यानी कि सॉलिड्स की शेप फिक्स क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस वो फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूम फिक्स क्यों होती है। तो चलो यार, अब वॉल्यूम फिक्स की बात करते हैं, ठीक है। अब अगर मैम वॉल्यूम फिक्स्ड की बात करें तो इसमें आपको क्या समझना है, अगेन वही 2 मॉलिक्यूल्स लूंगी, ये मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल लिया, ठीक है। अब मैम यहाँ क्या बोल रही हैं, मैम कहती हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है कुछ ए, ठीक है। अब ये दोनों, ये बीच में जो ग्रीन डॉट्स हैं इनका मीन पोजीशन है, अब ये दोनों अपनी मीन पोजीशन को चेंज कर सकती हैं, मतलब अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर जा सकती हैं, लेकिन ये जो बीच का डिस्टेंस है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा ए ही रहना चाहिए। यानी कि अब मान लो ये मॉलिक्यूल यहां आ गया और ये वाला मॉलिक्यूल यहां आ गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस तो अभी भी ए ही है, मीन पोजीशन छोड़ दी लेकिन डिस्टेंस अभी भी ए ही है।
उस टाइम पे आपकी वॉल्यूम फिक्स होती है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती है। ये बात समझ आ रही है? बिल्कुल। तो यानी कि अगर आप लिक्विड स्टेट की बात करोगे तो लिक्विड स्टेट के अंदर वॉल्यूम फिक्स क्यों है? क्योंकि वो एक साथ फ्लो कर रहे हैं, मेन पोजीशन को छोड़ दिया लेकिन बीच का डिस्टेंस सेम है। और यहां पर दोनों कंडीशंस। अब गैस की बात कर लो, गैस में ना तो मेन पोजीशन फिक्स है और ना ही बीच का डिस्टेंस, यानी कि गैस में एक मॉलिक्यूल अगर यहां है तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां है, तो ए डिस्टेंस भी चेंज हो गया, मेन पोजीशन भी चेंज हो गई और इसलिए उसकी ना तो वॉल्यूम फिक्स है और ना ही शेप फिक्स है। आई होप इतनी सी बात थी, अब क्लियर हो गई है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे, राइट? यस। तो चलो यार, ये था बेसिक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट्स के बारे में। यस, तो मैम ये चैप्टर सॉलिड स्टेट है तो चैप्टर के बारे में बात करते हैं, राइट? अभी तक हमने मैटर को अच्छे से समझा, अब सॉलिड को समझते हैं। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप सॉलिड्स की बात करोगे तो सॉलिड्स को दो मेजर पार्ट में आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यानी कि क्लासिफाई करोगे अगर सॉलिड्स को तो दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है आपका अमॉर्फस सॉलिड और एक होता है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है? यस। तो यहां पर मैंने आपके सामने सॉलिड्स को दो तरह से आपके सामने रख दिया, एक है अमॉर्फस और एक है क्रिस्टलाइन। मैम इसके नीचे दो पिक्चर्स हैं, प्लीज इसे समझा दीजिए। चलो इसको समझते हैं यार। आज से लेकर आगे जब भी आप सॉलिड्स पढ़ेंगे हमेशा याद रखना कि जब भी अमॉर्फस नाम आए तो क्या दिमाग में आना चाहिए? एक पिक्चर आनी चाहिए, और वो पिक्चर क्या होनी चाहिए? रबड़ की। मैम ने क्या लिखा है? रबड़। देखो इरेजर भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, रबड़ देसी भाषा में रबड़ बोलते हैं, है ना? यस। तो मैंने यहां पर आपके सामने इसको रख दिया। अप्सरा इरेजर याद है जो क्लास में यूज करते थे? तो वही है, ठीक है? तो उसको याद कर लेना जब भी अमॉर्फस का नाम है। अमॉर्फस इज इक्वल टू योर इरेजर, ठीक है? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्रिस्टलाइन की, तो क्रिस्टलाइन क्या है? डायमंड। डायमंड, डायमंड लिख देते हैं, राइट? तो यानी कि जब भी कोई क्रिस्टलाइन की बात करेगा तो आपके मन में सीधा डायमंड की पिक्चर आ जानी चाहिए। हीरा है सदा के लिए, राइट? यस। तो ये पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्यों मैम? अभी जब मैं आपको सारे पॉइंट समझाऊंगी तो इसी पिक्चर के थ्रू सारे पॉइंट समझ में आएंगे, राइट? क्रिस्टलाइन क्रिस्टल, क्रिस्टल डायमंड, ठीक है? अमॉर्फस इरेजर, पेंसिल अप्सरा वाला इरेजर। क्लियर है? चलो ये पिक्चर आ गई है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हर एक पॉइंट को समझेंगे। अब जब आप अपनी एनसीईआरटी को खोलोगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें क्या हुआ है, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को डिफरेंशिएट किया हुआ है, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और इन पॉइंट्स को ना याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो याद क्यों करना है? मैम है ना, हर चीज समझाएंगी, हमेशा के लिए इसी क्लास में याद हो जाएंगी, राइट? तो चलो अब बात करते हैं। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो अब जब अरेंजमेंट की बात करते हैं तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर आप यहां पर क्रिस्टलाइन की बात करोगे, मैम ने बोला था डायमंड को दिमाग में रखना है, ठीक है? डायमंड क्या होता है? कितना क्रिस्टल की तरह होता है, शाइनी होता है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है, राइट? यानी कि उस पर बहुत मेहनत की गई है, बहुत टाइम लगाकर क्रिस्टल बनाया गया है, डायमंड बनाया गया, और डायमंड बनने में बहुत साल लगते हैं, राइट? यस। तो वहां से आप समझो कि यार कोई भी चीज ऐसी जिस पर बहुत मेहनत की गई है वो हर तरह से परफेक्ट होगी, तो उसका अरेंजमेंट जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। अगर आप यहां से कौन सा पेन ले, ब्लैक ले ले, ठीक है, ब्लैक कलर ले लेते हैं। अगर आप यहां से यहां पर देखोगे तो भी सेम डिस्टेंस आएगा। यहां पर अगर आप इसको देखो तो यहां पर इस तरीके से आपका कुछ हेक्सागन टाइप्स बन रहा है, तो आगे कहीं भी देख लो, यहां पर भी अगर देखोगे तो हेक्सागन टाइप ही बनेगा। तो यानी कि क्रिस्टल है भाई, इतनी करेक्ट अरेंजमेंट है, कहीं भी चले जाओ सेम तरह का ऑर्डर आपको मिलेगा। चाहे इस यूनिट पे देख लो, चाहे 10,000 यूनिट आगे जाकर देख लो, हर जगह पे क्रिस्टल में सेम अरेंजमेंट मिलता है। और इस तरह के अरेंजमेंट को माय डियर स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्या बोला जाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब क्वेश्चन आता है कि मैम लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्यों बोला गया? यार अब इसका आंसर तो आप खुद मुझे बताओ। अभी तो मैम ने बोला एक यूनिट चाहे 10,000 यूनिट हर जगह पे सेम ऑर्डर है, यानी कि लॉन्ग रेंज है, और लॉन्ग रेंज में ऑर्डर बिल्कुल सेम है, राइट? यस।
अब आ जाओ इधर अमोर्फस। अमोर्फस में इरेजर याद करो यार, इरेजर कितने 5 रुपए 10 रुपए में आ जाता है ना। यस, तो यानी कि इतनी मेहनत नहीं की गई उस पे बनाने में, तो उसको जब बनाने में मेहनत नहीं की गई तो वो हर जगह से परफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो उसकी अरेंजमेंट क्या होगी मैम? उसकी अरेंजमेंट में भी कुछ ना कुछ तो घपला होगा, है ना। तो बस वही हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कोई अलग ही शेप बन रही है, और यहाँ पर मैं अगर देखूंगी तो ये अलग ही शेप बन रही है, अलग अलग शेप्स बन रही है, मेहनत नहीं करी ज्यादा, है ना। यस, तो यानी कि यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी सेम हो सकती हैं, लेकिन बहुत छोटी सी जगह के लिए। अगर मैं 1 यूनिट पे हूं और फिर मैं 1000वीं यूनिट पे देखूंगी तो ऑर्डर सेम नहीं आएगा। तो इस तरह के माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने ऑर्डर आएगा तो आप इस ऑर्डर को क्या कहोगे? बहुत छोटे से टाइम स्पैन के लिए अपने आप को सेम रखता है, तो मैम इसको हम कहेंगे शॉर्ट रेंज ऑर्डर। क्या कहेंगे? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये समझ आया? बिल्कुल समझ आना चाहिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट? परफेक्ट, तो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो मैम आगे बढ़ते हैं। अब किसके बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे? अब हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? मैम मेल्टिंग पॉइंट सिर्फ एक टेम्परेचर है ना। यस, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर एक सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। तो अब आप यहां पर एक चीज समझो यार, जैसे कि कोई भी मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में कब होता है? जब इनके बीच की फोर्स क्या होती है? बहुत स्ट्रांग होती है। ऐसे बहुत स्ट्रांग फोर्स इनके बीच में है, पास है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, तो सॉलिड है। अगर आपको इसको लिक्विड में करना है तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना पड़ेगा, थोड़ा कम करना पड़ेगा, यानी कि उसको मेल्ट करना पड़ेगा, यानी कि आपको हीट देनी पड़ेगी। जब आप इसको हीट दोगे तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी वीक हो जाएगी और सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये समझ आ रहा है? यस। तो अब मुझे जल्दी से सोच के बताओ कि अगर मैं एक क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करूं, और मैम आपने ये बात बताई थी कि हर जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ना, हर जगह पे बिल्कुल सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो यानी कि अगर मैं कहती हूं कि ये पर्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल के बीच में लेट अस से 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो सारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम ही तो है क्रिस्टलाइन में। यस मैम। तो यानी कि ये भी 100 पे, ये भी 100 पे, ये भी 100 पे, सभी 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? बिल्कुल शार्प होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पर इनको मिलते हैं क्या माय डियर स्टूडेंट्स? शार्प मेल्टिंग पॉइंट मिलते हैं मैम। 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ अमोर्फस पे। अब अमोर्फस में मैम ने आपने ही तो कहा कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी अलग होगी, राइट? ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगी, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया, तो यानी कि अलग अलग जगह पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अलग अलग होगी। अगर ये आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, मतलब ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है आपकी 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जरूरी नहीं है कि ये भी 100 पे हो सकता है कि ये 101 डिग्री सेल्सियस पे हो, है ना। यस मैम। तो यानी कि यहां पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होगी, यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसकी एक रेंज होगी, एक पर्टिकुलर रेंज में मेल्ट होगा ये सॉलिड। ऐसे डायरेक्ट क्रिस्पली 100 आया और मेल्ट हो जाए ऐसा नहीं होगा, यानी कि इट हैज अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, इसमें रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट होता है, राइट? यस। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमें समझ आ गया, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। क्लियर है? परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है माय डियर स्टूडेंट्स आइसोट्रोपिसिटी। आइसोट्रोपिसिटी के लिए मैं अगेन बोल रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में हर बार इससे क्वेश्चन आता ही आता है और स्टूडेंट्स हर बार कंफ्यूज होते हैं। आज के बाद नहीं कंफ्यूज होना, क्योंकि अब मैं समझाने वाली हूं एक बहुत यूनिक वे से, ठीक है? आपको सिर्फ ये 2 पिक्चर्स याद करनी है जब आइसोट्रोपिसिटी बोले। अब कैसे पढ़ना है देखो, अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करते हो, आपको पता है कि हर चीज ऑर्डर में होती है, एक अरेंज्ड
तरीके से होती है, ठीक है। तो यानी कि आपको उस टाइम पे बस एक स्कूल असेंबली को याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? एक स्कूल असेंबली को याद कर लेना क्रिस्टलाइन के लिए। अमॉर्फस के लिए क्या करो, यहां पर जैसे कि कोई भी फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, स्टेडियम को इमेजिन कर लो। स्टेडियम को नहीं तो मेला, मेले में तो जाते हैं ना, यस, देसी भाषा। जैसे ही आप मेले में जाओगे तो क्या देखते हो? बहुत क्राउड होता है, हर जगह पे लोग होते हैं, राइट। तो बस ये दो चीजें आपको याद करनी है। अब मैम जो समझाना चाहती हैं उसको समझो। अगर मैं आपको यहां पर बोलती हूं कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहां पर खड़ी हूं, अगर मैं यहां पर खड़ी हूं, रेड कलर से ड्रॉ करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं यहां पर खड़ी हूं, ठीक है, और मैं यहां से स्ट्रेट मूव करना चाहती हूं, तो क्या होगा? मुझे एक स्टूडेंट मिलेगा, दूसरा स्टूडेंट मिलेगा, तीसरा स्टूडेंट मिलेगा, चौथा स्टूडेंट मिलेगा, राइट। अगर मैं यहां पर खड़ी हूं, इस पॉइंट पे खड़ी हूं, तो यहां से अगर मैं स्ट्रेट मूव करूंगी तो खाली जगह है, राइट। मैं डायरेक्टली चली जाऊंगी, मेरा एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो आप एक चीज क्या देख रहे हो कि जब ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है तो आप किसी एक पर्टिकुलर जगह से जाओगे तो अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, जब आप किसी दूसरी जगह से जाओगे तो अलग एनवायरनमेंट मिलेगा। हाँ, ये तो कॉमन सी बात है। अब आ जाओ क्राउड वाले एरिया में। क्राउड वाले एरिया में क्या होगा? क्राउड वाले एरिया में मान लो मैं यहां खड़ी हूं, अगर मैं यहां खड़ी हूं तो मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, या मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, मुझे तो हर जगह भीड़ मिलेगी, है ना। यानी कि हर जगह मुझे सेम एनवायरनमेंट मिलेगा। बिल्कुल मैम। तो यानी कि जब डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है तो वहां पर, रैंडम अरेंजमेंट होता है तो वहां पर आपको एनवायरनमेंट हर डायरेक्शन में सेम मिलता है। बस इतना वर्ड याद रखना है। ये क्लियर है? यस। तो जो ये क्रिस्टलाइन वाला पार्ट है ना, जिसमें अलग अलग एनवायरनमेंट्स मिलते हैं, इसको कहा जाता है आइसोट्रोपिक। क्या कहा? इसको कहा जाता है एन आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक क्यों बोला गया? क्योंकि मैं अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हूं तो मुझे अलग अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है, तो ये मेरा एन आइसोट्रोपिक बिहेवियर है, राइट। अगर आप यहां पर बात करोगे तो हर डायरेक्शन में सेम है, तो मैम यहां पर आइसोट्रोपिक बिहेवियर मिल रहा है। यहां पर क्या है? आइसोट्रोपिक बिहेवियर मिल रहा है। अब जनरली जब हम रटते हैं, याद करते हैं, तो हम उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं? क्रिस्टलाइन को ज्यादातर आइसोट्रोपिक बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि जब आप ऑर्डर्ड में जाओगे तो आपको अलग अलग एनवायरनमेंट मिलेगा, तो एन आइसोट्रोपिक होगा वो, क्योंकि अलग अलग चीजें मिल रही हैं। आइसोट्रोपिक कब होगा? जब सेम मिलेगा एनवायरनमेंट, और सेम आपको अमॉर्फस में मिलता है, दैट इज भीड़ में मिलता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं सॉलिड्स की भाषा में, राइट। सॉलिड्स की अरेंजमेंट की भाषा में आ गया आइसोट्रोपिसिटी। अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करोगे तो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। मान लो मैं ए डायरेक्शन, इधर मैं इस डायरेक्शन में गई, सी से डी में गई, तो अगर मैं सी से डी में जा रही हूं तो मैं क्या देख रही हूं कि मुझे एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्लैक, एक व्हाइट, एक ब्लैक, राइट। इस तरह का अरेंजमेंट मिल रहा है, राइट। अब अगर आप ए से बी जा रहे हो तो आप क्या देख रहे हो? ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक और ब्लैक। यानी कि दो अलग अलग डायरेक्शंस में दो अलग अलग क्या मिल रहे हैं? एनवायरनमेंट मिल रहे हैं। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑल, ये सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, उनकी वैल्यूज जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग आएंगी, क्योंकि एनवायरनमेंट अलग अलग है ना। बिल्कुल मैम। लेकिन यहीं पर आ जाओ इधर अमॉर्फस में, रैंडम अरेंजमेंट में। तो रैंडम अरेंजमेंट में क्या होगा? रैंडम अरेंजमेंट में इस डायरेक्शन में गए तो भी सेम, इस डायरेक्शन में गए तो भी सेम, बिल्कुल सेम चीजें मिल रही हैं। बिल्कुल मैम। तो यानी कि यहां पर ये मेरा क्या हो जाएगा? आइसोट्रोपिक इन नेचर हो जाएगा। यहां पर जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी उन सब की सेम वैल्यू आएगी, और यहां पर रैंडम वैल्यूज आने, यहां पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आने वाली हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो ये आपका एन आइसोट्रोपिक इन नेचर हो जाएगा। इसको प्लीज याद कर लो, अच्छे से समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की 100% पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? यस, परफेक्ट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दैट इज योर क्लीवेज। ठीक है कि यार अब आप जब किसी चीज को काटते हो
तोड़ते हो, काटते हो, तो फिर उस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो इसकी बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट खुद समझ सकते, अब मैं समझ पा रही हूं कि अब आप मुझे समझा पाओगे कि क्लीवेज जो है वो स्मूथ क्लीवेज कहाँ आएगी और एक डिसऑर्डर्ड क्लीवेज कहाँ आएगी। अब तक तो समझ गए होगे, बिल्कुल। देखो क्रिस्टलाइन की बात कर रहे हैं, ऑर्डर्ड है, बिल्कुल ऑर्डर्ड है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर लेटर से कि ये आपकी लेयर ए है, ठीक है, एंड लेटर से ये आपकी लेयर बी है। यहां पर आपके सामने एक ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको कट करते हो, अगर आप इसको कट करते हो, लेटर से यहां से हम इसको कट करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ प्लेन मिलेगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ क्लीवेज होगी, ठीक है। यस मैम, तो यानी कि यहां पर क्या होगा, स्मूथ क्लीवेज होगी। क्यों होगी स्मूथ क्लीवेज, क्योंकि मैम ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है, एक तरीके से क्लीवेज हो रही है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ना, यस। चलो अगर आप यहां पर अमॉर्फस की बात करोगे तो अमॉर्फस में माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो रैंडम क्लीवेज आ रही है, अगर आप इसको यहां से कट करोगे तो अलग आएगी। यानी कि जब आप यहां पर, मान लो ये आपका इरेजर था, तो इसको जब आप क्लीवेज दिखाओगे इसकी, तो इस तरीके से थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड आती है। ये समझ आ रहा है यहां पर क्यों, क्योंकि मैम डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट था, तो यानी कि यहां पर तो स्मूथ क्लीवेज मिलती है लेकिन यहां पर स्मूथ क्लीवेज नहीं मिलती है। क्लियर है, तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, सिंपल सी चीज है, हो गया। तो बस आपने ऑलमोस्ट सारी तरह की डिस्कशन कर ली है अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में, और सब पता भी नहीं लगा, राइट, और अब ये हमेशा याद रहेंगे। परफेक्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम यहां पर बात करें तो सॉलिड और लिक्विड स्टेट को कंडेंस्ड स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है, राइट, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे लिक्विड और गैस को फ्लूइड्स कहा जाता है, क्योंकि उनकी टेंडेंसी होती है टू फ्लो, वो फ्लो कर सकते हैं, आपको पता है मीन पोजीशन को वो अपना छोड़ सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो, सो दे आर नोन एज फ्लूइड्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अमॉर्फस सॉलिड्स को दो और नाम से जाना जाता है, विच इज योर सुपरकूल्ड लिक्विड्स एंड सूडो सॉलिड्स। Now the question is why? क्यों बोला जाता है ऐसा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यहां पर सूडो सॉलिड्स की बात करो तो सूडो का मतलब क्या होता है, फेक, झूठा, एकदम झूठा, राइट। तो यानी कि अमॉर्फस क्या है, एक झूठा सॉलिड है। मैम इसका क्या मतलब हुआ, चलो इसका मतलब समझते हैं। अगर आप अमॉर्फस सॉलिड की बात करते हैं तो अब आपको यहां पर क्या इमेजिन करना है, इमेजिन करो कि जब आप बहुत पुराना कोई महल है, राइट, जो 100-200 ईयर्स पुराना होता है, तो जब हम घूमने जाते हैं वहां पर, तो वहां के विंडो पेन्स देखोगे तो क्या होगा, वहां के विंडो पेन्स ऊपर से तो पतले होंगे, नीचे से थोड़े मोटे होंगे। ऐसा क्यों है, इसके क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि वो ग्लास है ना, ग्लास क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है, यस। एक्चुअल में बहुत ही धीरे धीरे ग्लास जो है वो नीचे फ्लो करता है, सॉलिड है लेकिन फिर भी फ्लो कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, राइट, क्योंकि वो एक अमॉर्फस सॉलिड है और अमॉर्फस सॉलिड्स की टेंडेंसी होती है टू फ्लो। हमें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, बट वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करेगा ओवर 100 and 200 ईयर्स, राइट। तो इसलिए बोला जाता है कि अमॉर्फस सॉलिड तो है लेकिन उसके साथ भी चीटिंग कर रहा है, इसलिए उसको बोल दिया जाता है सूडो सॉलिड। ऑल्सो उसको सुपरकूल्ड लिक्विड क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो लिक्विड की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिल्कुल फ्लो कर रहा है, तो इसलिए उसको कह देते हैं कि एक लिक्विड को सुपर कूल कर दिया और सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए उसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। तो ये दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको देखना है तो यहां पर आपके सामने एक पिक्चर है, यहां पर अगर आप देखोगे तो जो ये विंडो पेन्स हैं उनके एंड में आपका ग्लास जो है वो मोटा दिखा रखा है, राइट। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है वो अमॉर्फस सॉलिड्स शो करते हैं। परफेक्ट, तो अब यहां पर मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगी एंड दैट क्वेश्चन इज, क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज कार्बन। मैम आपसे पूछ रही हैं कि कार्बन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, अमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन है। जल्दी से मुझे सोचकर बताओ कि कार्बन को हम क्या कहेंगे, अमॉर्फस या फिर क्रिस्टलाइन, क्या बोलेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये आ रहा होगा कि मैम कार्बन, कार्बन यानी कि क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन ही होगा मैम कार्बन,
राइट तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन की अगर हम बात करें तो मैम डायमंड कार्बन से बनता है, बिल्कुल, चलो ठीक है। अगर आप ग्रेफाइट की बात करोगे तो वो भी कार्बन से बनता है, तो मैम कार्बन क्या है, क्रिस्टलाइन है। नो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, कार्बन कोल और कोक की फॉर्म में भी तो एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होते हैं, वो तो आपके अमॉर्फस होते हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ कार्बन की बात करोगे तो वो अमॉर्फस एज वेल एज क्रिस्टलाइन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि ये क्वेश्चन ही गलत था। एक्चुअल में आप उसकी अरेंजमेंट से डिसाइड करते हो कि एक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन है या अमॉर्फस है, यानी कि कार्बन एक एलिमेंट है, ये तो एक एलिमेंट है ना, और वो अपनी अरेंजमेंट के बेसिस पे दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बन अमॉर्फस फॉर्म में कोल और कोक की फॉर्म में होता है, राइट। अगर आप यहाँ पर क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करोगे तो डायमंड और ग्रेफाइट में होता है। सेम इसी तरह से सिलिका SiO2, अगर आप SiO2 की बात करोगे तो देखो SiO2 भी अपनी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। अमॉर्फस यानी कि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट, अगर SiO2 है डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है तो वो ग्लास फॉर्म में होगा, और इसको बोला जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। ब्लैक पेन यूज करते हैं हम, इसको क्या बोला जाता है, क्वार्ट्ज ग्लास, ठीक है, ठीक है। और अगर बिल्कुल ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होता है तो उसको बोला जाता है क्वार्ट्ज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ क्वार्ट्ज आए तो यानी कि SiO2 ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में है और वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, लेकिन अगर क्वार्ट्ज के आगे ग्लास लग जाए तो यानी कि डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट में हमारा SiO2 है और उसे हम अमॉर्फस बोलेंगे। क्लियर है, यस। तो ये हमें यहाँ पर दोनों के फॉर्म एग्जिस्टेंस समझ आ गई है, ठीक है। यस मैम, इतना तो क्लियर हो गया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन की अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप बात करेंगे तो जनरली क्या होता है कि अमॉर्फस बहुत कम सॉलिड्स, जो ओवरऑल अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो लेस देन 1% जो होता है वो क्या होते हैं, आपके अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। और अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे तो 99% से ज्यादा सॉलिड्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि आपको कुछ नाम दे देंगे और पूछेंगे कि अमॉर्फस है या क्रिस्टलाइन है। कैसे करेंगे इन टाइप के क्वेश्चंस को, अब समझेंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे जल्दी से बताओ, जो ऐसे 99% तक हैं उनके नाम याद करने से बेटर ये नहीं है कि अमॉर्फस समझ लें कि कौन से अमॉर्फस हैं और फिर उसके अलावा जो भी होंगे वो क्रिस्टलाइन होंगे, है ना। यस, तो चलो अब इसकी बात करते हैं। अगर आप अमॉर्फस की बात करते हो तो रबर, जो कोई भी फॉर्म ऑफ रबर होता है वो आपका क्या होता है, अमॉर्फस होता है। कोई भी फॉर्म ऑफ ग्लास होता है वो आपका अमॉर्फस होता है। और अगर आप यहाँ पर बात करोगे पॉलीमर्स की, यस, पॉलीमर्स पूरा एक चैप्टर है जिसको हम 12th में पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी पॉलीमर होगा वो आपका अमॉर्फस होगा, राइट। तो इनके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है। तो कुछ नाम आपके सामने हैं, रबर कोई भी फॉर्म ऑफ रबर, ग्लास कोई भी फॉर्म ऑफ ग्लास, पॉलीमर्स, राइट, जिसके आगे पॉली वर्ड आ जाए समझ जाओ कि वो एक पॉलीमर है, ठीक है। नेक्स्ट सेलोफेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद करना पड़ेगा यहाँ पर इसको थोड़ा सा, राइट। नेक्स्ट अगर हम प्लास्टिक की बात करें, टेफ्लिन की बात करें, ये सब पॉलीमर्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट ये कुछ अमॉर्फस के एग्जाम्पल्स हैं और इन्हीं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो गलती होने के चांसेस खत्म, बिल्कुल खत्म। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी याद हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले ओके, यहाँ पर आपके सामने पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर आपके सामने है अमॉर्फस सॉलिड्स की, क्लियर है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें चीजें समझ आए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट हाउ कैन यू कन्वर्ट अमॉर्फस टू क्रिस्टलाइन एंड वाइस वर्सा। अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने की सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सोचो, मुझे अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में करना है और फिर क्रिस्टलाइन को वापस से अमॉर्फस में करना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी शुरू में जब हम डायमंड की बात कर रहे थे कि जब भी आप किसी भी सॉलिड को टाइम दोगे बनने के लिए, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने के लिए, जो चीज ओवर द टाइम बनती है अच्छे से ऑर्डर्ड तरीके से बनती है, राइट, यस। लेकिन अगर आप रैपिडली कोई चीज को सॉलिडिफाई कर दोगे तो उसके मॉलिक्यूल्स को अच्छे से बॉन्ड होने को टाइम ही नहीं मिला, अच्छे से ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में जाने को टाइम ही नहीं मिला, तो वो अमॉर्फस हो जाएगा, राइट। तो यानी कि अगर मुझे अमॉर्फस सॉलिड को
अमॉर्फस सॉलिड को अगर मुझे क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है तो पहले तो मुझे उसे हीट करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि यहां से मेरा अमॉर्फस होगा मेल्ट। अब मेल्ट होने के बाद में मैं क्या करूं, मैं बहुत ही ज्यादा स्लो कूलिंग करूं। क्या करूंगी मैं? स्लो कूलिंग करूंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। टाइम दो उसे, कूल करो, धीरे धीरे कूल करो, टाइम दो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में आने में। तो जब आप स्लो कूलिंग करोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही तो मैंने बोला ना कि एक एलिमेंट ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में दैट इज क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अमॉर्फस डिपेंड करता है कि उसकी अरेंजमेंट क्या है और वो कैसे आती है, ऐसे। अब खुद सोच के मुझे बताओ कि आप क्रिस्टलाइन पे हो, क्रिस्टलाइन से अमॉर्फस में कैसे आ सकते हो? मैम इसको क्या करो, सॉलिड है ना, इसको फिर से हीट कर दो। ठीक है, मैंने हीट कर दिया, हीट करते ही क्या हो जाएगा मैम, ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही माय डियर स्टूडेंट्स ये मेल्ट हुआ, अब आपको इसको अमॉर्फस में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे मैम? इसकी ना रैपिड कूलिंग कर दो। क्या कर दो? रैपिड कूलिंग कर दो। टाइम में मत दो मॉलिक्यूल्स को आपस में अच्छे से अरेंज होने का, फटाफट कूलिंग कर दो। फटाफट कूलिंग कर देंगे तो डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट आएगा, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ही नहीं तो अमॉर्फस सॉलिड बन जाएगा, राइट। तो सिंपल सी चीज है, एज सच तो कुछ भी नहीं किया। मेन चीज थी कहाँ स्लो कूलिंग होगी, कहाँ रैपिड कूलिंग होगी, और अब कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। परफेक्ट, वेरी गुड यार। चलो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन कहता है which of the following is the only incorrect statement regarding, यानी कि आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मेरी एडवाइस यही है कि पहले वीडियो को पॉज करो और अभी तक जितना पढ़ा है ना उसको अप्लाई करके खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, फिर मैम का अप्रोच देखना, ठीक है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो फर्स्ट हमें क्या बोला जाता है, ओके आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी सी डी ई आपके ऑप्शंस है। तो फर्स्ट क्या कहता है, दैट ऑन हीटिंग दे मे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। अमॉर्फस सॉलिड है, हीट किया, मेल्ट हुआ, उसको धीरे 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 कूल किया, तो क्या हीट करने के बाद कभी भी वो क्रिस्टलाइन बन सकता है? हाँ, वो क्रिस्टलाइन बन सकता है अगर आप उसके बाद में उसकी स्लो कूलिंग करो। तो यानी कि ये स्टेटमेंट में पॉसिबिलिटी है, तो यस मैम ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो, दे मे बिकम क्रिस्टलाइन ऑन कीपिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट का ही वेरिएशन है, बिल्कुल हो सकता है कि वो क्रिस्टलाइन बन सकते हैं लॉन्ग टाइम पे रखने के लिए, बिल्कुल मैम ये स्टेटमेंट भी हमें बिल्कुल सही लग रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट की अलग लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज अमॉर्फस सॉलिड कैन बी मोल्डेड बाय हीटिंग। क्या आप अमॉर्फस सॉलिड को मोल्ड कर सकते हो हीट करके? बिल्कुल, अमॉर्फस को मेल्ट किया, मेल्ट होने के बाद में उसको मोल्ड कर दो। यस मैम बिल्कुल कर सकते हैं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ, दे आर एन आइसोट्रोपिक इन नेचर। याद करते हैं एन आइसोट्रोपिक वर्ड किसको बोला गया था, मैंने कहा था कि ये बार बार आएगा। एन आइसोट्रोपिक का मतलब है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए डिफरेंट, अलग अलग डायरेक्शंस में। अमॉर्फस सॉलिड क्या था, अमॉर्फस सॉलिड को मैंने मेले से याद किया था। अगर मेला देखूं तो कोई भी डायरेक्शन में जाऊं सेम क्राउड मिलेगा, यानी कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी, तो यानी कि अमॉर्फस तो आइसोट्रोपिक थे, तो मैम एन आइसोट्रोपिक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, राइट। तो यानी कि ये स्टेटमेंट एक्चुअल में आपकी इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही तो बताना था, तो ऑप्शन डी आपका ई जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए वरना गलती हो जाएगी, राइट। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सूडो सॉलिड। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा एक सूडो सॉलिड है। सूडो सॉलिड क्या था यार, जल्दी से याद करो। सूडो सॉलिड यानी कि झूठा सॉलिड, फेक सॉलिड, राइट। यस, तो यानी कि झूठा सॉलिड कौन था मैम? झूठा सॉलिड तो वही था जो फ्लो करने की टेंडेंसी दिखाए, और फ्लो करने की टेंडेंसी तो अमॉर्फस सॉलिड दिखाता था, राइट। तो अब एग्जांपल्स देखने हैं। NaCl, क्या NaCl जो हमने अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स पढ़े थे उनमें से किसी में आ रहा है? नहीं मैम, ये तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है,
डायमंड तो मैम फर्स्ट टाइम पिक्चर याद कराई थी, वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड था। ग्लास, बिल्कुल मैम आपने कहा था कि ग्लास कोई भी फॉर्म का हो वो क्या होगा, वो अमॉर्फस होगा और वही आपका सूडो सॉलिड होगा। तो यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, राइट, यस, परफेक्ट। एंड एस सिलिकॉन कार्बाइड, ये तो मैम नहीं होगा, ये तो हमें पता है ये क्रिस्टलाइन होगा। क्लियर है, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अगेन वीडियो को पॉज करो और इस टाइप के क्वेश्चंस, आपके इंटेक्स क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, इस तरह का क्वेश्चन तो पक्का आएगा। सॉलिड से ये क्वेश्चन आने की 98-99% प्रोबेबिलिटी में बोल सकती हूँ, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करना है, पहले सभी को क्लासिफाई करना है खुद से, ठीक है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, एक एग्जांपल यहाँ पर है आपका KNO3, ये भी आपको अपने ऑप्शंस में रखना है। चलो अब इस क्वेश्चन को करो यार, देखते हैं कि कौन कौन किस किस के आंसर्स बिल्कुल सही आए हैं। वीडियो को पॉज करके पहले खुद करना है, फिर मैम का अप्रोच देखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें तो क्या है, फर्स्ट है पॉलीयूरीथ्रेन। मैम ने कहा था कि पॉली वर्ड आ जाए तो समझ जाओ कि वो तो कोई पॉलीमर की बात हो रही है, और पॉलीमर क्या है, पॉलीमर तो अमॉर्फस है। यस मैम, तो यानी कि ये आपका अमॉर्फस सॉलिड होगा। सेकंड देखते हैं नैप्थलीन। क्या नैप्थलीन अमॉर्फस के जो एग्जांपल्स और जो चीजें हमने पढ़ी थी उसमें आ रहा था, नहीं, तो अगर उसमें नहीं आ रहा तो वो क्रिस्टलाइन ही होगा। यस मैम, तो यानी कि नैप्थलीन क्या हो गया, क्रिस्टलाइन हो गया, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो बेंजोइक एसिड क्या है, क्या वो अमॉर्फस के ग्लास, रबर, पॉलीमर्स उनमें से किसी में से है, नहीं मैम, तो यानी कि बेंजोइक एसिड भी क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। तो मैम ये भी क्रिस्टलाइन होगा, राइट। टेफ्लन का तो एग्जाम्पल याद किया था हमने, यस, और ये तो एक पॉलीमर है जो आप पॉलीमर चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, राइट, यस। तो यानी कि अगर ये एक पॉलीमर है तो ये एक अमॉर्फस सॉलिड है, तो मैम ये एक अमॉर्फस सॉलिड है, राइट। पोटेशियम नाइट्रेट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट माय डियर स्टूडेंट्स क्या है मैम, पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, राइट, यस, क्योंकि अमॉर्फस के जो भी चीजें हमने पढ़ी थी उसमें तो ये नहीं आ रहा है, तो मैम ये तो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होगा, राइट। नेक्स्ट देखो सेलोफेन। सेलोफेन हमने याद किया था कि ये एक पॉलीमर होता है, यस मैम, ये आपने याद दिलाया था, और अगर पॉलीमर चैप्टर पढ़ोगे ना उसके बाद तो पॉलीमर सारे के सारे खुद से कर पाओगे, अभी के लिए याद करने की जरूरत है। यस मैम, सेलोफेन एक अमॉर्फस सॉलिड हो गया। पॉलीविनाइल क्लोराइड माय डियर स्टूडेंट्स, पॉलीविनाइल क्लोराइड भी आपका क्या है, एक अमॉर्फस सॉलिड है, क्योंकि ये एक पॉलीमर है। नेक्स्ट अगर हम देखें फाइबर ग्लास, तो अगर आप फाइबर ग्लास की बात करते हैं तो फाइबर मैम ग्लास आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली अमॉर्फस ही होगा, कोई भी टाइप का ग्लास हो अमॉर्फस ही होगा, आप ही ने बोला था, तो बिल्कुल सही बोला था, अमॉर्फस है, राइट। कॉपर की बात करो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर डेफिनेशन में आ रहा था क्या, वो जो हमने एग्जांपल्स पढ़े थे, नहीं, तो यानी कि कॉपर क्या है, क्रिस्टलाइन है मैम, तो यानी कि ये भी आपका क्रिस्टलाइन है। KNO3 मैम ये भी क्रिस्टलाइन है, इसकी भी अगर हम बात करें तो उस एग्जांपल्स में नहीं आ रहा, तो मैम ये भी क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो इतना इजीली आप सभी को क्लासिफाई कर पाएंगे, बस उस एक टेबल को याद कर लो जहां पर हमने अमॉर्फस के एग्जांपल्स याद किए थे, बस इतना ही इजी होने वाला है ये टाइप के क्वेश्चंस को करना, तो रटना नहीं है, बस एक बार उसको समझ लो। क्लियर है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, और ये आपका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, ये आपका एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको आपको वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना है, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो यार। क्वेश्चन कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो ये क्या है, आपकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सॉलिड ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शंस, यानी कि कोई एक ऐसा सॉलिड है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसकी हर डायरेक्शन में वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड, कौन सा सॉलिड है वो, क्रिस्टलाइन है कि अमॉर्फस है, एंड वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या वो क्लीवेज प्रॉपरली शो करेगा,
चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में अगर सेम प्रॉपर्टी दिखा रही है तो वो मेले वाला एग्जाम्पल होगा या असेंबली होगी? असेंबली में तो मैम अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग नेचर एटमॉस्फेयर था, लेकिन क्राउड में हर डायरेक्शन में सेम एटमॉस्फेयर था, तो यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी भी हर डायरेक्शन में सेम होगी। तो अगर यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी बोला है तो वो आपसे मेले की बात कर रहा है, और अगर मेले की बात कर रहा है तो यानी कि कौन सा सॉलिड हुआ मैम? अमॉर्फस सॉलिड हुआ, राइट? कोई दिक्कत नहीं है? नहीं मैम, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड हो गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? नेक्स्ट तो अब आसान हो गया, बोलता वुड इट शो क्लीवेज प्रॉपरली? क्या ये क्लीवेज प्रॉपरली दिखाता है? डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट है ना? यस मैम। तो यहाँ पर तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, ये तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर था। तो जब आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है तो क्या उसमें क्लीवेज प्रॉपरली शो होती है? क्या एक स्मूथ क्लीवेज होती है? नहीं। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो, इट विल नॉट शो क्लीवेज प्रॉपरली, राइट? यस। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो यार। क्वेश्चन कहता है दैट व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज, राइट? अंडर व्हाट कंडीशन could quartz be converted into glass? तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमसे बोलता कि व्हाट मेक्स अ ग्लास डिफरेंट फ्रॉम अ सॉलिड सच एज क्वार्ट्ज। याद है एक चीज बताई थी मैंने कि जब आपके सामने क्वार्ट्ज ग्लास है तो वो अमॉर्फस है, लेकिन सिर्फ क्वार्ट्ज वर्ड है तो वो क्या है? क्रिस्टलाइन है। तो यानी कि यहां पर क्वेश्चन एक ट्रिक क्वेश्चन है, वो आपसे सिंपली ये चीज पूछ रहा है कि अमॉर्फस क्या, ग्लास क्या है? अमॉर्फस है। क्या आप एक अमॉर्फस को क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट कर सकते हो? ये क्वार्ट्ज क्या था? क्रिस्टलाइन सॉलिड था। तो यानी कि आपको सिंपली अमॉर्फस सॉलिड को माय डियर स्टूडेंट्स किस में कन्वर्ट करना था? क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना था। और इसकी डिस्कशन तो मैम हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, है ना? बिल्कुल। क्या करना है? सिंपली अमॉर्फस सॉलिड को मैम हीट कर दो, वो क्या हो जाएगा मैम? वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट होने के बाद में उसकी कैसे कूलिंग करनी है माय डियर स्टूडेंट्स? क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करना है। ऑर्डर्ड चाहिए तो मैम उसको स्लो कूलिंग करो, राइट? तो यानी कि इसकी स्लो कूलिंग करनी है। तो क्या किया इसने? बस घुमा के आपसे सेम इक्वेशन दोबारा पूछ लिया। देखा? तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें समझ आना चाहिए हर चीज। नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है? दैट अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज बी कन्वर्टेड इनटू ग्लास? ये तो हमने इसको कन्वर्ट कर ही दिया कि कैसे आप क्वार्ट्ज को कंडीशंस को क्वार्ट्ज भी, अच्छा ठीक है, हमें क्वार्ट्ज को किस में कन्वर्ट करना है? ग्लास में करना है। तो अगर आपको क्वार्ट्ज को करना है तो अगेन ये क्या है? इसको हीट कर दो यार, ये मेल्ट हो जाएगा। और जब ये मेल्ट हो जाएगा तो इसकी यहाँ पर क्या कर दो? रैपिड कूलिंग कर दो। रैपिड कूलिंग करने से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? परफेक्ट। What makes a glass different? अब आपको जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सिंपल सी चीज पूछी है कि ग्लास और आपके क्वार्ट्ज में क्या डिफरेंस है, यानी कि अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। आज पूरी क्लास में जो हमने पढ़ा वो डिफरेंसेस ही तो पढ़े, तो इस एक क्वेश्चन में आपका पूरा चैप्टर जो है वो पूछ लिया। देखा? इतना इजी है आपसे पूरा रिवीजन करवाना। तो ये आपका क्या हो गया? होमवर्क हो गया। यस, तो आपको फर्स्ट पार्ट जो है वो खुद करना है। क्लियर है? परफेक्ट। तो आई नो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आज के लेक्चर में हर चीज समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ हम अपने सेशन के एंड पर आ चुके हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने क्या क्या स्टेट्स होती हैं मैटर की उनके बारे में डिस्कस किया, वो क्यों एग्जिस्ट करती हैं, किस किस चीज़ों पर वो डिपेंड करती हैं वो डिस्कस किया। सॉलिड्स को स्टार्ट किया, सॉलिड्स किस किस तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं, वो किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किए जा सकते हैं, उन सब की डिस्कशन की, और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस किए जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है, राइट? यस। तो आपको अच्छे से ये सब पढ़ना है और घर जाकर एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ी तो फिर ये सारी चीजें जो है ना वो क्लियर नहीं होंगी, राइट? तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।